बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। सर, आज की वीडियो का एजेंडा है कि हमने आपके आईकेप के पास पेपर ऑटम 2020 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। ऑटम 2020 का ये क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। बेसिकली तो इस सवाल में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे हमसे नोट मांगा गया है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के नोट में ही इन्होंने जो हमें एडजस्टमेंट्स दिए सवाल में, कुछ एक आध एडजस्टमेंट हमारी IS-23 बोरिंग कॉस्ट से है, एक एडजस्टमेंट हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट IS-20 से है, और ओवरऑल हमें IS-16 का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट ड्रॉ करना है इस सवाल के अंदर। तो पहले सवाल को मैं रीड करता हूँ, फिर इससे हम सॉल्व करते हैं। कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑफ हड़प्पा इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। 30 जून 2020 का हमारा ईयर एंड है। हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने हमें 30 जून 2019 के बैलेंस दिए हुए, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए। हमारे पास कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट आ रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का मेथड, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट आ रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ और रेट दिया हुआ है। 4 तरह के एसेट्स हैं कंपनी के पास: लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड व्हीकल। लैंड के आगे इन्होंने स्टार बना के लिखा है कि एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैड बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। यानी कि आपके पास जो लैंड है, इसे आपने प्रीवियसली रिवैल्यू किया था और उस पर एक रिवैल्यूएशन लॉस आपने पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया है 12 मिलियन का। ठीक है सर। On 30 June 2020, the revalued amount of land and building were assessed by the smart consultant at 120 million and 35 million respectively। कहता है साल के आखिर में जो हमने लैंड और बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन करवाई, तो हमारे पास लैंड की रिवैल्यूएशन 120 और बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट है, फेयर वैल्यू है हमारे पास 35 मिलियन। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है, सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्लांट वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2019, यानी कि साल के पहले दिन, एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड ऑन 29 फरवरी 2020, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ये एसेट कंप्लीट भी हो गया। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड इमीडिएटली पुट इनटू यूज। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 10 इयर्स। डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट इज एज अंडर। हमने इस एसेट को कंस्ट्रक्शन कंपनी से एसेट की कंस्ट्रक्शन करवाई, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करवाई, 1 जुलाई 2019 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 29 फरवरी 2020 पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। एसेट अवेलेबल फॉर यूज और एक्चुअली यूज हुआ 1 अप्रैल 2020 पे, और इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल। इस एसेट की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमने 4 पेमेंट किए, पेमेंट 1 2 3 4 इन डिफरेंट डेट्स पे इतनी अमाउंट की पेमेंट की है, और टोटल 120 मिलियन की हमारी पेमेंट हुई है। कहता है, द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज फाइनेंस्ड थ्रू एन एग्जिस्टिंग रनिंग फैसिलिटी विद अ लिमिट ऑफ 200 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 12% per annum. A government grant of 20 million related to the plant was received on 1st January 2020. The grant amount was used for repayment of the running facility. कहता है कि ये जो आपने प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग की है, इसकी फाइनेंसिंग आपने एक ओडी फैसिलिटी, एक रनिंग फैसिलिटी से मैनेज की है। आपके पास एक ओडी फैसिलिटी, रनिंग फैसिलिटी आ रही है 200 मिलियन की, जिस पे 12% का मार्कअप है, और साथ साथ इस प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट आपको 20 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 1 जनवरी 2020 पे। और जो ग्रांट का अमाउंट आपने रिसीव किया, ये आपने अपनी रनिंग फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी की रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है सर। One of the vehicle had an engine failure on 1st January 2020 and its engine held to be sold as scrap for 0.1 million. The vehicle had been acquired on 1st January 2018 at a cost of 2.5 million. 40% of the cost is attributable to the engine. Though the engine of the similar capacity was available at a cost of 1.2 million, the old engine was replaced on 1st January 2020 with a higher capacity engine at a cost of 1.8 million. कहता है, हमारे पास एक व्हीकल में हमारे पास एक इंजन फेलियर आ गया 1 जनवरी 2020 पे। इसका जो पुराना इंजन था वो हमने स्क्रैप कर दिया, 0.1 मिलियन हमें इसकी स्क्रैप वैल्यू रिकवर हुई है। ये इंजन हमने एक्वायर किया था ये व्हीकल हमने एक्वायर किया था 1 जनवरी 18 पे 2.5 मिलियन की कॉस्ट पे, और 40% जो कॉस्ट है वो इंजन से पर्टेनिंग थी। कहता है सिमिलर कैपेसिटी का जो इंजन है ना, वो 1.2 का मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमने पुराने इंजन की जगह नई हायर कैपेसिटी का इंजन लगवाया 1.8 मिलियन की कॉस्ट पे। ठीक है सर। कंपनी यूजेस द कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। यानी कि लैंड और बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखना है और व्हीकल और प्लांट को कॉस्ट मॉडल में रखना है। कंपनी अकाउंट्स फॉर द रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। कहता है कंपनी रिवैल्यूएशन की बुक कीपिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड पे करेगी और हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट उठाकर रिटेन अर्निंग्स में ले जाएगी। कंपनी डिडक्ट्स गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। और जो हमें ये पॉइंट नंबर 3 में
प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट 20 मिलियन की कुछ ग्रांट मिली थी, ये रहा। इस ग्रांट को हमने एसेट की कैरिंग वैल्यू से नेट करना है, यानी कि हम ग्रांट को अलग से डेफर्ड ग्रांट के तौर पे नहीं बल्कि अपनी पीपी की कॉस्ट के अगेंस्ट से नॉक ऑफ कर देंगे। In accordance with the IFRS, prepare a note on property plant and equipment for inclusion in the company's financial statement for the year ended 30 जून 2020। और मैंने IAS 16 के तहत प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाना है। कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर द टोटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 20 मार्क का ये सवाल है और इसमें 3 स्टैंडर्ड फेज पे टेस्ट किए गए। एक तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक IAS 23 बोरिंग कॉस्ट और एक IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। पहले तो आप लोग सुकून से इस तसल्ली से इस सवाल को एक दफा रीड करें, स्किम करें, तो फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटम 2020 के अटेम्प्ट का रप्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सवाल में हमसे IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट मांगा गया है और हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 में 4 तरह के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स दिए हैं। तो मैं IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट ड्रॉ करता हूं। कोई भी नोट नंबर देते हैं इसे। एक हमारे पास लैंड है, एक बिल्डिंग, एक प्लांट और एक हमारे पास व्हीकल है। ठीक है, अब हमारे पास ओपनिंग डेटा दिया हुआ है और हमें नोट मांगा है। तो नोट में हम कॉस्ट की मूवमेंट बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग WDV दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन का मेथड, मेजरमेंट बेसिस और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या यूजफुल लाइफ बताएंगे और रिवैल्यूएशन के हवाले से कोई डिस्क्लोजर में बातें बता रहे होंगे। तो मैं अपने पास एक कॉस्ट की मूवमेंट बनाऊंगा। कॉस्ट की मूवमेंट में हमारे पास ओपनिंग आएगा, कोई एडिशन डिलीशन आएगी, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आएंगी और हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट है तो वो आ जाएगा और फिर हमारे पास क्लोजिंग। इसी तरह एक मूवमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बना देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ओपनिंग, कोई हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फॉर द ईयर, कोई डिलीशन है तो वो शो कर देंगे, कोई और एडजस्टमेंट होगी तो वो दिखा देंगे और हमारे पास क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमारे पास ओपनिंग WDV और क्लोजिंग WDV कैलकुलेट होगी। हमारे पास मेजरमेंट बेसिस को प्रेजेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन मेथड और रेट या फिर यूजफुल लाइफ, ये सारी चीजें हम इसके डिस्क्लोजर में प्रेजेंट कर लेंगे। तो पहले तो हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 में कुछ डाटा गिवन है, इसे मैं तेजी से प्लॉट कर देता हूं। लैंड की ओपनिंग कॉस्ट हमारे पास 1 लाख, बिल्डिंग की ओपनिंग कॉस्ट है 70,000, प्लांट की है 180,000 और व्हीकल की है 8,800। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड का कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग का है 14,000, प्लांट का है 60,000 और व्हीकल का है 4,000। तो हमारे पास ओपनिंग WDV आ जाएगी। ओपनिंग WDV लैंड की तो आ जाएगी मेरे पास लाख रुपए, वही बिल्डिंग की आ जाएगी 70 माइनस 14 56,000, प्लांट की आ जाएगी 180 प्लस माइनस 60 120,000 और मोटर व्हीकल की आ जाएगी 8,800 माइनस 4,000 तो ये आ जाएगा 4,800। मैंने सिंपली ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया और मेरे पास ओपनिंग WDV आ गई। ये सारा डेटा मैं बाद में फिल कर लूंगा। अब देखें हमारे पास कुछ 6-7 एडजस्टमेंट दी हुई है, एक एक एडजस्टमेंट को रीड करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले कहता हूं 30 जून 2020 द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर assessed by smart consultant at rupees 120 million and rupees 25 million respectively। तो सबसे पहले अगर मैं लैंड के हवाले से बात करूं, लैंड के हवाले से इन्होंने बताया कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है लाख रुपए
और वैल्यू के आगे स्टार बना के लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैड बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन, कि इस लैंड की प्रीवियस रिवैल्यूएशन पे हमने 12 मिलियन पीएनएल में रिकॉर्ड किया था। अब लैंड के केस में तो कभी डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा नहीं, क्योंकि लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है। 12 मिलियन की हमने जो है ना इस पे पहले रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया है। 30 जून 19 पे हमारे पास लैंड की कैरिंग वैल्यू आ रही है 1 लाख, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि साल के आखिर में इसकी जो वैल्यू है ना, साल के आखिर में जिसकी वैल्यू है वो 120 मिलियन है, यानी कि मुझे 30 जून 20 पे इस एसेट को फेयर वैल्यू या कैरिंग वैल्यू 120 मिलियन पे लाना है, यानी कि एसेट को मैंने अपवर्ड रिवैल्यू करना है। अब अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में आप करेंगे ये कि पहले जितना रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज हुआ है, पहले जितना रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज हुआ है वो आपका पीएनएल से ही रिवर्स होगा, और फिर जो मजीद रिवैल्यूएशन आएगा वो आपका ओसीआई रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक हमारे पास फेयर वैल्यू इंक्रीज 12,000 रुपए का पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा जो कि पहले लॉस रिकॉर्डेड, और एक हमारे पास फेयर वैल्यू इंक्रीज रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में रिकॉर्ड होगा बैलेंसिंग 8,000 रुपए का। ये नंबर हमने बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लिया। अगर इसकी मैं जनरल एंट्री बनाऊं तो जनरल एंट्री क्या बनेगी सर? जनरल एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड डेबिट 20,000 रुपए से, फेयर वैल्यू गेन या रिवैल्यूएशन ऑफ लॉस, रिवैल्यूएशन गेन हमारे पास आ जाएगा पीएनएल में 12,000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में 8,000। तो ये हमारी आसान से एडजस्टमेंट है। इसे अगर मैं प्लॉट करूं अपने नोट में, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन में 20,000 रुपए होंगे, ठीक है। क्लोजिंग हो जाएगा ये 1,20,000, तो और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं आएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हमारे पास आ जाएगी 120,000, 1,20,000। ये लैंड के हवाले से एडजस्टमेंट थी जिसे मैंने क्लोज कर दिया। बिल्डिंग के हवाले से इन्होंने हमें बस ये बताया है कि बिल्डिंग की जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था वो था स्ट्रेट लाइन, 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। अच्छा, अब देखिए बिल्डिंग के हवाले से हमारे पास 30 जून 19 पे कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? 30 जून 19 पे हमारे पास कैरिंग अमाउंट है 70 माइनस 14 56,000, 70 माइनस 14 56,000, ठीक है। अब देखें हमने पहले तो इसको डेप्रिशिएट करना है, तो हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे कितना सर? 20 साल की लाइफ है तो 70,000 डिवाइडेड बाय 20, 70,000 डिवाइडेड बाय 20, ओवरऑल कॉस्ट को मैं डिवाइड बाय 20 कर रहा हूं तो मेरे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,500, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई 30 जून 20 पे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 56,000 माइनस 3,500, 52,500, ठीक है। फिर इन्होंने आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी दिया, 16,000। अब देखें रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 30 जून 19 पे कितना? 16,000। हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट उठकर रिटेन अर्निंग में जाएगा। हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से जब ऐसे डेप्रिशिएट होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट उठकर रिटेन अर्निंग में जाएगा, और ये अमाउंट होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, या जितनी रिवैल्यूएशन सरप्लस की लाइफ रह गई है उतने साल, ये नंबर हमारा रिटेन अर्निंग में जाता रहेगा, ऐसा ही है। अब हमें कैसे पता चले इस सवाल में कि इस एसेट की लाइफ रह कितनी गई? टोटल लाइफ तो 20 साल है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि इस एसेट की लाइफ कितनी रह गई है? तो यहाँ देखें सर, अगर हमारी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 70,000 रुपए, सही है। हमारी बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 70,000 रुपए। और हमारे साल के शुरू में यानी कि 30 जून 2019 पे इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? 30 जून 19 पे इसकी कैरिंग अमाउंट है 56,000 रुपए। मुझे बताएं मैं कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करूं कि मेरे पास कैरिंग वैल्यू 56,000 आ जाए? सर अगर आप 70,000 रुपए का एसेट है और एक साल की डेप्रिसिएशन आती है हमारे पास 3,500, तो 3,500 का नंबर अगर आप 4 दफा माइनस करें ना, 3,500 रुपए का नंबर अगर आप 4 दफा माइनस करें तो ये बनेगा 56,000 रुपए की कैरिंग वैल्यू।
यानी कि जो बिल्डिंग है ना, यानी कि बिल्डिंग जो है ना वो साल के शुरू में 4 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, तभी तो वो 56,000 का नजर आ रहा है, तभी तो वो हमें 56,000 रुपए का नजर आ रहा है। यानी कि इस बिल्डिंग की लाइफ रह कितनी गई है, इस बिल्डिंग की लाइफ रह कितनी गई है, सर इस बिल्डिंग की लाइफ रह गई है यानी कि 16 साल। तो हमारे पास जो रिवॉल्यूशन सरप्लस से उठकर अमाउंट रिटेन अर्निंग में जाएगा, हमारे पास जो रिवॉल्यूशन सरप्लस से अमाउंट उठकर रिटेन अर्निंग में जाएगा वो कितना होगा सर, वो होगा 16,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ दैट इज 16। देखें ओरिजिनल कॉस्ट थी 70,000, साल के शुरू में ये एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 56,000। मुझे ये जानना है कि साल के शुरू में बिल्डिंग की लाइफ रह कितनी गई है। अगर 70,000 रुपए की कॉस्ट है और एक साल का डेप्रिसिएशन 3.5 साल आता है, 3,500 आता है, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही तो 56,000 बना होगा। 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने का मतलब है कि 16 साल की लाइफ रह गई, 16 साल की लाइफ रह गई साल के शुरू में। यानी कि हर साल मुझे रिवॉल्यूशन सरप्लस को इक्वली रिटेन अर्निंग में क्लोज करना होगा। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 1,000 रुपए आपने रिवॉल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में क्लोज किया, तो आपके पास जो बैलेंस रह जाएगा वो रह जाएगा 15,000। ये बैलेंस रहेगा हमारे पास 30 जून 20 पे। अब इसके बाद वो कहता है एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करें। डाउनवर्ड रिवैल्यू करेंगे तो हमारे पास एसेट की जो वैल्यू रह गई है वो कितनी रह गई है, 35 मिलियन, बढ़ गई है 35 मिलियन। अगर एसेट को मुझे 52,500 से 35,000 पे लाना है तो पहले रिवॉल्यूशन सरप्लस का बैलेंस क्लोज करूंगा, पहले रिवॉल्यूशन सरप्लस के बैलेंस को खत्म करूंगा। तो रिवॉल्यूशन सरप्लस में ओसीआई से कितना एडजस्ट होगा सर, 15,000। और फिर जो हमारे पास रिवॉल्यूशन लॉस है जो कि हमारे पीनल से रिकॉर्ड होना है वो मैं एज अ बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आएगा मेरे पास 35,000 माइनस 52,500 प्लस 15,000, तो ये बन रहा है 2,500 रुपए, ये बन रहा है 2,500 रुपए। यानी कि आपने बिल्डिंग को जो डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है उसमें से 15,000 रिवॉल्यूशन सरप्लस से एडजस्ट होगा और 2,500 रुपए का अमाउंट जो है हमारा क्या कहते हैं पीनल से एडजस्ट होगा। देखिए ऐसे अगर मैं प्लॉट करूं तो एडिशन डिलीशन तो कोई नहीं है, एडिशन डिलीशन तो कोई नहीं है, ठीक है। रिवॉल्यूशन लॉस है इतना, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास स्पेस नहीं है वरना मैं इसकी जनरल एंट्री भी ड्रॉ कर दूंगा आपके सामने, जनरल एंट्री बना दूंगा, फिर करना क्या सर। हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 14,000 का, पहले आपने 35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, पहले आपने 35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आपने 3500 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, ठीक हो गया। 3500 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद आपने एसेट की रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन के लिए इसने हमें कहा है कि हमने सवाल में इस एसेट को हमने सवाल में रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करना है नेट रिप्लेसमेंट मेथड से। नेट रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या है कि हर साल के आखिर में जब आप रिवैल्यूएशन करें तो जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर दें, जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर दें। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना सिर्फ 14,000 का ओपनिंग था और 3500 से हमने मजीद रिकॉर्ड किया, यानी कि 17,500 का आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मुझे एसेट के कॉस्ट के अगेंस्ट से नॉक ऑफ करना है तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिल्डिंग कॉस्ट क्रेडिट। कितने से सर, 17,500 से। तो 17,500 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से घटा देता हूं, 17,500 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट से घटा देता हूं, दोनों से मैंने हटा दिया। फिर मैंने रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रही है, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रही है कितनी सर, 17,500 की रिवैल्यूएशन हो रही है। 15,000 और 2,500 सिर्फ इत्तेफाक है, 15,000 और 2,500 17,500 की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। तो रिवैल्यूएशन में मैं इसे दिखा देता हूं। अब अगर मैंने सही किया, अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया तो सब कुछ कर कराने के बाद मेरे पास क्लोजिंग बुक वैल्यू 35,000 ही बननी चाहिए। तो जरा चेक कर लेते हैं इसे, 70,000 माइनस 17,500 माइनस 17,500 तो ये बन रहा है 35,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आपका 0 हो जाएगा, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आपके पास 35,000 की आ जाएगी। इसकी अगर जनरल एंट्रीज मुझसे पूछे सर इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, देखिए इसकी जनरल एंट्रीज ये होगी। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री बनाओगे डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 3500। फिर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट उठाकर रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे 1000 से, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, कितना सर, 1000। फिर आपने नेट रिप्लेसमेंट मेथड के लिए पहले करना ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट नॉक ऑफ करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट। कितने से सर? 17,500, 17,500, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 17,500 का नंबर रह गया था। ओपनिंग 14 और 3,500 तो 17,500। फिर हमने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की, कितने की? 15,2500 की। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट 15,000, 2,500 और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 17,500 रुपए से, 17,500 रुपए से हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्रेडिट हो जाएगा। इस नोट को अगर मैं पूरा करूं तो हमें मेजरमेंट बेसिस में क्या दिखाएंगे सर? मेजरमेंट बेसिस में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन मॉडल। मेरे पास चूंकि लिमिटेड स्पेस है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन मेथड यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्ट्रेट लाइन, और रेट और यूजफुल लाइफ में यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 20 इयर्स। तो ये हमने 4 में से 2 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की नोट को कंप्लीट कर दिया। कॉपी कर ली सारी चीजें, तो फिर मैं प्लांट और व्हीकल की वर्किंग करता हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, प्लांट और व्हीकल की वर्किंग करने से पहले हमें लैंड और बिल्डिंग के हवाले से कुछ एडिशनल बातें भी बतानी अपने डिस्क्लोजर में। एक तो हमें ये बताना है कि हमने लास्ट रिवैल्यूएशन किससे करवाई थी। तो पॉइंट नंबर 2 में हमें बताया था कि हमने जो रिवैल्यूएशन करवाई है वो स्मार्ट कंसल्टेंट से करवाई है। तो ये बात मैं एक तो मेंशन कर दूंगा नोट के आखिर में, मतलब ये नोट के बाद हम मेंशन कर देंगे 16.1 करके, द रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग was conducted by, हमारे कंसल्टेंट का नाम है स्मार्ट कंसल्टेंट, एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, कि हमें इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से इसकी रिवैल्यूएशन करवाई है हमने स्मार्ट कंसल्टेंट के नाम से। और एक ये भी बता दूंगा कि अगर ये रिवैल्यूएशन ना हुई होती, अगर ये रिवैल्यूएशन ना हुई होती तो लैंड और बिल्डिंग की आखिर क्या कैरिंग वैल्यू होती? सर 16.2 had the revaluation not performed, अगर ये रिवैल्यूएशन ना हुई होती, the carrying amount of land and building would have been rupees this and rupees this respectively। अब देखें इसकी वर्किंग को। मुझे ये भी बताना होता है कि अगर मैंने लैंड और बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन ना करवाई होती तो हमारे पास एसेट की क्या रिवैल्यूएशन अमाउंट होती, एसेट की क्या कैरिंग अमाउंट होती। देखें आपने जो सवाल अभी सॉल्व किया, आपने जो लैंड और बिल्डिंग की वर्किंग की, आपने लैंड की वर्किंग में 20,000 रुपए से अपवर्ड रिवैल्यूएशन की, सही है। अब 20,000 रुपए से अपवर्ड रिवैल्यूएशन किए तो उसमें से 12,000 रुपए हमारे पीएनएल में जा रहे हैं और 8,000 रुपए हमारे ओसीआई में जा रहे हैं। 12,000 रुपए हमारे पीएनएल में जा रहे हैं और 8,000 रुपए हमारे ओसीआई में जा रहे हैं। यानी कि अगर ये एसेट कभी भी रिवैल्यू ना हुआ होता, अगर ये एसेट कभी भी रिवैल्यू ना हुआ होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती? सर इसकी वैल्यू आती, लाख रुपए का एसेट था, 12,000 रुपए पीएनएल लेकर गए तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होती? 1,12,000। 1,12,000 की हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तभी तो 1 लाख से 1,12,000 की जब आप पीएनएल से रूट कर रहे हो, फिर 1,12 से 1,20 की जब आप 8,000 की जब ओसीआई से रूट कर रहे हो, तो इसकी कैरिंग अमाउंट एज इफ देयर वुड बी नो रिवैल्यूएशन वो कितनी आती? 1,12,000। अच्छा इसी तरह बिल्डिंग आपने रिकॉर्ड की, कितने में? सर बिल्डिंग आपने रिकॉर्ड की है 35,000 रुपए। 35,000 रुपए के ऊपर बिल्डिंग जब आपने रिकॉर्ड की तो आपने पीएनएल में कितना रिकॉग्नाइज किया? तो सर हमने पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया था रिवैल्यूएशन लॉस। कितना रिवैल्यूएशन लॉस निकालते हैं पीएनएल में? सर 2,500 रुपए का। यानी कि रिवैल्यूएशन लॉस की नौबत कब आती है? जब आप अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे जाते हो। अगर मैंने 2,500 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया है और 35,000 रुपए एसेट है, तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी कि हमें 2,500 का लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड करना पड़ा? सर 35,000 रुपए रिकॉर्डेड है, 2,500 रुपए हमने पीएनएल में रिकॉग्नाइज किए, तो यानी कि इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि इसकी कैरिंग अमाउंट होती 37,500। 37,500 हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट में आती है। सो 37,500 हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट या कैरिंग वैल्यू एज इफ देयर वुड बी नो रिवैल्यूएशन का अमाउंट आ रहा होता। तो ये मैंने
लैंड और बिल्डिंग के हवाले से नोट को कंप्लीट किया और ये देख लिया कि इनकी कैरिंग वैल्यू क्या होती अगर ये कभी रिवैल्यू ना हुआ। अच्छा, इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, यूं भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अभी हमारे पास एसेट कितने पे, 1.20 पे। अभी हमारे पास एसेट कितने पे, 1.20 पे। 1.20 पे जब हम लेकर आए तो आपने कितना गेन ओसीएम में रिकॉर्ड किया है। ओसीएम में हम गेन रिकॉर्ड कब करते हैं, जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट से ऊपर जाते हैं। जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट से ऊपर जाते हैं तो कितना गेन मैंने ओसीएम में रिकॉर्ड किया सर, 8,000 रुपए का। तो 1.20 से 8,000 माइनस करके भी आप 1,12,000 कैलकुलेट कर सकते हो, या ओपनिंग के हिसाब से चलो कि ओपनिंग में लाख था, 12,000 पीरियड में थे तो 12,000 ऐड करके 1,12,000 कैलकुलेट कर लिया। कैरिंग अमाउंट एज इट देयर वुड बी नो रिवैल्यूएशन। कॉपी करें इससे, तो फिर मैं प्लांट की वर्किंग पे आता हूं। चलिए सर, प्लांट वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। प्लांट के हवाले से हमारे पास ओपनिंग 1,80,000 रुपए की कॉस्ट है और 60,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 3 है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है कि हमने एक नए प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1 जुलाई 2019 पे। अब देखें, 1 जुलाई 2019 में हमने एक नए प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। ये कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हुई है 29 फरवरी 2020 पे। 29 फेब 2020 पे हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। 1 अप्रैल 2020 से ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज और पुट टू यूज हो गया। 1 अप्रैल 2020 से ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज, पुट टू यूज हो गया। और 30 जून 20 हमारा ईयर एंड। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां तक काउंट करूं कि कंस्ट्रक्शन कितना पीरियड चली, तो ये बनता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 8 महीने हमारी एसेट की कंस्ट्रक्शन चली है। ठीक है, इस पीरियड में उसे अवेलेबल फॉर यूज लाने में रखा गया। 1 अप्रैल पे हमारे एसेट की यूजेज स्टार्ट हो गई। 1 अप्रैल 2020 पे हमारा एसेट पुट टू यूज और अवेलेबल फॉर यूज हो गया। तो कितने महीने ये डेप्रिशिएट होगा, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून यानी कि 3 महीने ये डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, एक तो ये होगा। फिर हमें इन्होंने कहा कि हमने जो एसेट कंस्ट्रक्ट किया ना, उसके हवाले से हमने जो पेमेंट किया है, एक पेमेंट की हमने 1 अगस्त पे, 1 अगस्त 19 में हमने पेमेंट किया कितनी, 12 मिलियन की। एक पेमेंट की हमने 1 अक्टूबर पे, 1 अक्टूबर 19 में हमने पेमेंट की 48 मिलियन की। ठीक है, फिर तीसरी पेमेंट हमने की है 29 फेब पे, 29 फेब, सॉरी ये रहा 29 फेब, ये रहा कितनी, 48 मिलियन। ठीक है, और चौथी पेमेंट हमने की है 31 जुलाई 2020 पे 12 मिलियन की। चौथी पेमेंट हमारे इस साल के बाद हुई, चौथी पेमेंट हमारी इस साल के बाद हुई। हमने टोटल 120 मिलियन का खर्चा किया इस एसेट को बनाने में और पेमेंट इंडियन डेट्स पे की। तो अगर मैं इस प्लांट की CWIP कैलकुलेट करूं या मैं इस प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट करूं, तो हमारे पास एक तो गिवन है कि हमने जो कॉस्ट इनकर की वो टोटल कितनी है, 120 मिलियन। ठीक है, 120 मिलियन की कॉस्ट है टोटल। अच्छा, टेबल के बाद कुछ और भी लिखा है। टेबल के बाद ये लिखा है कि हमें इस प्लांट को बनाने के लिए 20 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 1 जनवरी पे। 20 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 1 जनवरी पे, और इस ग्रांट को हमने एसेट की फैसिलिटी के अगेंस्ट, रनिंग फैसिलिटी के अगेंस्ट रिपे कर। 1 जनवरी 2020 पे अगर हमें पैसे मिले तो यहाँ गई पैसे मिले। 1 जनवरी 2020 पे कितने मिले हमें, 20 मिलियन गवर्नमेंट की तरफ से सर ग्रांट मिली। मैं इसे नेगेटिव शो कर देता हूँ। ठीक है, कॉस्ट हमारे पास 120 है। अब हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। कि बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होगा। हमें सवाल में बताया कि हमारे पास एक रनिंग फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी थी, 200 मिलियन की लिमिट है और 12% का मार्कअप है, यानी कि सॉर्ट ऑफ ये जनरल बोरिंग है क्योंकि ओडी फैसिलिटी है। अब देखिए, पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किस पीरियड में हुई है, किस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। सर, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन शुरू होगी जब एसेट की कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हुई और जब हमारा एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया। यहां तक एग्जामिनर ने कमेंट में बताया, एग्जामिनर ने अपने कमेंट में बताया बच्चों ने 31 मार्च तक इसकी कैपिटलाइजेशन की है। नहीं, जिस दिन एसेट की कंस्ट्रक्शन सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगी आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दो। जिस दिन कंस्ट्रक्शन सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगी आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दोगे, यानी कि 29 फरवरी 2020। एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कमेंट में कहा है कि बच्चों ने इसकी कैपिटलाइजेशन 31 मार्च तक की, जो कि गलत है। अच्छा, अब कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे। सर, सबसे पहले आपने पेमेंट की है 12 मिलियन की 1 अक्टूबर पे। 1 अक्टूबर पे तो 1 अक्टूबर नहीं, 1 अगस्त पे। तो 1 अगस्त 19 से लेकर ये 12 मिलियन की पेमेंट कितना अर्सा उस टाइम के लिए। सर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगली पेमेंट आपने कब कर दी, अक्टूबर पे। अगली पेमेंट आपने कब कर दी, अक्टूबर पे।
यानी कि 1 अगस्त 19 से लेकर 30 सितंबर 19 तक हमारा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा है? 12 मिलियन का। 12 मिलियन के अमाउंट के ऊपर हमारे तो कितना है? 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा। फिर हमने 1 अक्टूबर 2019 पे मजीद 48 मिलियन की पेमेंट कर दी। अब ये पेमेंट कब तक रहेगी? 48 मिलियन की पेमेंट करने के बाद ये कितना हो गया सर? 12 + 48 60 मिलियन। 12 + 48 60 मिलियन। अच्छा, ये अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग रहा सर? अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, क्योंकि मैंने 1 जनवरी 2020 को मुझे ग्रांट मिल गई, तो 31 दिसंबर 19 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से 20 मिलियन की ग्रांट मिल गई। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से 20 मिलियन की ग्रांट मिल गई, तो हमने लोन रिपे किया, तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया होगा? 40 मिलियन। अच्छा, ये कब से कब तक सर? 1 जनवरी 2019 से लेकर, अब ये बैलेंस कब तक आउटस्टैंडिंग रहा सर? ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा हमारा 29 फेब तक। 29 फेब तक क्यों? क्योंकि बैलेंस आउटस्टैंडिंग है लेकिन सब्सटेंशियल कैपिटलाइजेशन पूरी हो गई, सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक देंगे आप। तो ये कितना सर? जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना। तो 1 जन 20 से लेकर 29 फरवरी 2020 तक, यानी कि 2 महीने, 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12। और जो मैंने आपको कहा था कि टोटल 8 महीने बन रहे हैं, तो इसको चेक भी कर लें। 2 3 4 5 6 7। सर हमने कोई एरर किया है? रिपीट, मैं देख लेता हूं मैंने क्या एरर किया है। अगस्त, सॉरी हाँ, 7 महीने। कंस्ट्रक्शन टोटल 8 महीने हुई है, कंस्ट्रक्शन टोटल 8 महीने हुई, लेकिन पहला खर्चा तो 1 महीने बाद हुआ है ना। पहला खर्चा तो 1 महीने बाद हुआ है, तो कैपिटलाइजेशन यहाँ से शुरू होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 महीने बनते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये टोटल 7 महीने बनते हैं, और 7 महीने की ही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। कैलकुलेशन कर लेता हूँ इसकी। तो हमारे पास टोटल बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है हमें, वो कितनी आ रही है सर? 2840। तो 2840 की हमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। और सर एक आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो इसे आप एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर दोगे 20 मिलियन की। 20 मिलियन की जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो हम एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर देंगे। तो नए प्लान की जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो आएगी 120,000 माइनस 2840, सॉरी प्लस 2840 माइनस 20,000, तो ये बनता है 102,840। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ न्यू प्लान। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? हमारे पास जो प्लांट ऑलरेडी था, हमारे पास जो प्लांट ओपनिंग में आ रहा है, 1,80,000 की कॉस्ट है और 60,000 का गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन और 15 साल की लाइफ है। तो पहले तो जो 1,80,000 का प्लांट है, इसके ऊपर 15 साल के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसके ऊपर 15 साल के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15, 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हमारा इस पे आ गया। 12,000 या 12 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड में सारी वर्किंग चल रही है। और जो नया प्लांट है वो कितना सर? 102,840। इसकी भी लाइफ 15 साल, इसकी भी लाइफ 15 साल, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना करना है? सिर्फ 3 महीने। मैंने नोट किया था पहले 3 महीने, अप्रैल, मई, जून। तो मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये बन जाएगा 102,840 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये बनेगा 1714। तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 12,000 प्लस 1714, ये बन जाएगा 1371। इस सारे नंबर्स मैंने प्लांट से रिलेटेड कैलकुलेट कर लिया, बस अब इनको प्लॉट करना है। ठीक है, एडिशन में मेरे पास नया प्लांट आएगा, दैट इज 102,840। डिस्पोजल कोई नहीं है, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो इन दोनों का टोटल हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,80,000 प्लस 102,840 282,840
डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 13714, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में मैं दिखा देता हूँ 13714। डिलीशन कोई नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास 73714। क्लोजिंग बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये बन जाएगा हमारे पास 209126। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 282840 माइनस 73714। हमारे पास जो मेजरमेंट मॉडल था वो था कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन पे हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारे पास इसमें 15 साल की यूजफुल है। तो ये हमने प्लांट के हवाले से भी अपना नोट कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीजें कॉपी कर लें तो फिर हम व्हीकल की वर्किंग करते हैं। अच्छा, एक मैंने छोटा सा एरर कर दिया है कि हमारे पास जो प्लांट था ना, उस प्लांट ओपनिंग में जो प्लांट था उसकी लाइफ तो 15 साल थी, लेकिन जो प्लांट मैंने नया बनाया है ना उसकी लाइफ 15 साल नहीं है, उसकी लाइफ 10 साल है। तो ये मैंने 15 साल में एलोकेट कर दिया था, इसे मैं 10 साल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 102840 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो डेप्रिसिएशन आएगा इसका 2571 का इसका डेप्रिसिएशन आएगा। जो टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा 14571। 14571 का डेप्रिसिएशन ये प्लॉट करेंगे 14571, तो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास बन जाएगा 74571, और फिर क्लोजिंग बुक वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आएगी, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 282840 माइनस 74571, ये आ गया हमारे पास 208269। तो ये प्लांट में मैंने अलर्ट कर दिया था कि जो हमारा नया प्लांट था उसकी लाइफ 15 साल नहीं थी, उसकी लाइफ 10 साल थी। तो इसके आगे मैं 15/10 years मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी करना है इसे, तो फिर व्हीकल पे आता है। चलिए सिर्फ व्हीकल के हवाले से वर्किंग करते हैं। व्हीकल के हवाले से हमारे पास एक तो डेटा भी गिवन है और ओपनिंग में कुछ गिवन है, वो सब देखते हैं। पहले तो मैं एडजस्टमेंट को देख लेता हूँ। कहता है वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर ऑन 1 जनवरी 2010। साल के दरमियान में, साल के मिड में एक इंजन हमारा फेल हो गया, एंड इट इज सोल्ड फॉर अ स्क्रैप ऑफ ₹0.1 मिलियन, और इसे हमने 0.1 मिलियन की स्क्रैप पे सेल कर दी। द व्हीकल हैड बीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन का ये व्हीकल आपने एक्वायर किया था 1 जनवरी 2018 पे। 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रिब्यूटेबल टू इट्स इंजन, और 40% कॉस्ट इंजन की थी। Though the engine of similar capacity was available at a cost of 1.2 million, the old engine was replaced on 1 January 2020 with a higher capacity engine at a cost of 1.8 million. हमने नया इंजन लगवाया इसकी जगह 1.8 मिलियन का। अब देखें, मैं पहले तो जो इंजन डिस्पोज ऑफ कर दिया ना उसके वाले से वर्किंग करता हूँ। यहाँ देखें, हमारे पास एक इंजन था जो कि हमने लगाया था 1 जनवरी 2018 पे। इसकी कॉस्ट कितनी थी सर? टोटल जो ये व्हीकल है ना, ये व्हीकल था 2.5 मिलियन का। ठीक है, इसमें से इंजन का कमोडिटी कितना था? 40%, तो मैं 2.5 मिलियन का 40% कर देता हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास 2.5 का 40% 1 मिलियन इंजन की कॉस्ट थी। रुपीज इन थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इंजन लगाया था, तेसा नहीं लगाया था 1 जनवरी 2018 पे। साल के शुरू तक इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा सर? इस पे 2018 के 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, 2019 के 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 2018 के 6 महीने का और 2019 के 12 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय इंजन की लाइफ, व्हीकल की लाइफ कितनी है? 20%। 20% पे डेप्रिशिएट हो रहा है, 20% पे डेप्रिशिएट हो रहा है डब्ल्यूडीवी मेथड से। ठीक है, यहाँ देखो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसकी वैल्यू आई होगी 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 100 रुपए का डेप्रिसिएशन। कैरिंग वैल्यू आ गई 930 जून 18 पे। फिर 2019 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 12 महीने का, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो ये बनेगा 180। तो हमारे पास साल के शुरू में यानी कि 30 जून 19 पे इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है सर? 900 माइनस 180, 720। ठीक है, अब हमारे साल में ये डेप्रिशिएट हुआ होगा 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद ये खराब हो गया।
तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 720 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो यह आया होगा 720 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12 72। तो हमारे पास 1 जनवरी 20 पे खराब हुआ था, जिससे 1 जनवरी 20 पे इसकी जो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 720 माइनस 72 648। अब देखिए पहले तो आपको उसकी डिलीशन रिकॉर्ड करनी है, पहले तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। पहले तो आपने 6 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, 1 जनवरी 20 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से सर 72। ठीक है, क्योंकि करंट 6 महीने का डेप्रिसिएशन। फिर आपने इसको स्क्रैप किया 0.1 मिलियन की वैल्यू पे, तो आपने डिस्पोजल की एंट्री क्या बनाई होगी, कैश डेबिट 0.1 मिलियन का मतलब है 1 लाख, 0.1 मिलियन का मतलब है 1 लाख, कैश आया होगा आपके पास 1 लाख। आपके पास इंजन की कितनी कॉस्ट राइट ऑफ हुई होगी, सर इंजन की कॉस्ट थी 1 मिलियन, तो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट व्हीकल 1 मिलियन से क्रेडिट किया होगा। मेरे पास कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ होगा, जो भी इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो कितना था सर, पहले 6 महीने का इतना, फिर 12 महीने का इतना, फिर 6 महीने का इतना, तो इन सबका टोटल करना है 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 72,000, तो ये बनता है 3,52,000। अब इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग है वो आपका लॉस आया होगा, जो कि पीएनएल में रिकॉग्नाइज हुआ होगा एज अ बैलेंसिंग नंबर। तो ये बनता है 1 मिलियन माइनस 352 माइनस 1,05,48 का आपने लॉस रिकॉर्ड करते हुए पीएनएल। फिर इसकी जगह आपने नया इंजन लगाया, नया इंजन कितने का लगाया सर, नया इंजन लगाया 1.8 मिलियन का, तो आपने नए इंजन की एंट्री क्या बनाई होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हीकल डेबिट कैश एंड बैंक क्रेडिट 1.8 मिलियन, तो 18 लाख। ठीक है सर। अब जो हमने असल कैलकुलेशन करनी है वो करनी है कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की, कैलकुलेशन करनी है वो करनी है डेप्रिसिएशन। यहां देखें कैसे सर, हमारे पास ओपनिंग में जो कैरिंग अमाउंट थी, ओपनिंग का मतलब है 1 जुलाई 19 पे कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर, 1,80,000 की कॉस्ट है, 8,800 की कॉस्ट है, 8,800 की कॉस्ट है और 4,000 रुपए की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो यानी कि जो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 4,800। ठीक है, अच्छा ओपनिंग कैरिंग वैल्यू में ये वाला इंजन भी शामिल है, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू में ये खराब वाला इंजन भी शामिल है। ये जो खराब वाला इंजन है, इसकी साल के शुरू में डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 720। इसका डेप्रिसिएशन तो आपने अलग से रिकॉर्ड कर लिया ना, तो इसको हटा दें, लेस इंजन डिस्पोज्ड, कितनी थी सर इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 720, तो 720 को आप यहां से हटा दें, 720 था इसको मैंने हटा दिया क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में ये शामिल है और मैंने 720 के ऊपर डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट कर लिया, तो 720 हटा दिया, जो रह गया वो कितना रह गया सर, वो रह जाएगा 4,800 माइनस 720 4,080 रुपए। अब 4,080 रुपए जो है इस पे तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी 4080 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 12.12, तो इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, ये मैंने 12.12 लिखा। फिर जो नया इंजन लगाया, नया इंजन कितने का लगाया 18,000, ये प्रोपोर्शनेट आएगा 1.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20%। और ये कब लगाया इंजन सर, ये लगाया हमने 1 जनवरी पे, तो 1 जनवरी से 30 जून तक कितने बनते हैं 6 महीने, 6/12। कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं इसकी, 4080 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो ये बनेगा 816, 1800 प्लस मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये बनेगा 180। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा 816 प्लस 180 996। आपकी तीसरी एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट
996 ठीक है सर। अब ये व्हीकल के हवाले से मैंने सारी वर्किंग कर ली, बस अब इनको प्लॉट करना है। देखें क्या सर, एडिशन डिलीशन में मैंने एडिशन की है 1800 की और डिलीशन की है 1000 की। नया इंजन 1800 का लगा है और पुराने इंजन को जो स्क्रैप किया उसकी कॉस्ट कितनी 1000। अगर मेरे पास चूंकि यहाँ लिमिटेड स्पेस था तो मैंने एडिशन डिलीशन का एक ही लाइन आइटम बनाया। आप चाहो तो एडिशन डिलीशन को सेपरेट कर दो। 1800 की एडिशन है और 1000 की डिस्पोजल है, तो कॉस्ट में मैं नेट 800 रुपए दिखा देता हूँ। आपके पास अगर स्पेस है तो आप इसे दो लाइन में ब्रेक कर दें, एडिशन में 1800 आ जाएगा, डिलीशन में 1000 आ जाएगा। मैंने नेट करके दिखा दिया। रिवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन सॉरी रिवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो क्लोजिंग आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9600। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन का है, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन में क्या क्या आएगा सर? फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन में एक तो ये वाला डेप्रिसिएशन आएगा जो बाकी सारे एसेट्स पे है, और एक ये वाला डेप्रिसिएशन आएगा जो डिस्पोजल वाले एसेट के ऊपर है। तो कितना है सर? 996 और 72। 996 प्लस 72 तो ये बनता है 1068। ये बनता है 1068। ठीक हो गया। फिर जो आपने इंजन डिस्पोज ऑफ किया, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट किया? 352 से। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट किया? 352 से। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 352 नेगेटिव दिखा दें। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4 मिलियन प्लस 1068 माइनस 352, तो ये बन जाएगा 4716। क्लोजिंग बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, 9600 माइनस 4716, तो ये बनेगा 4884। ये बनेगा 4884। इसमें हमारे पास मेजरमेंट बेसिस क्या थी? कॉस्ट मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे थे और लाइफ या रेट था हमारे पास 20%। तो ये हमारा व्हीकल के हवाले से वर्किंग हुई। तो ये हमारा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि ये सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।